नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा संक्रमण करता है, उससे होने वाली बीमारी की कितनी गंभीरता है, इसको लेकर अलग अलग डेटा, अलग अलग स्टडी सामने लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से एक असमंजस सी स्थिति बनी हुई है कि ये ओमिक्रॉन आखिर कितना खतरनाक है। अभी जो एक स्टडी आई है इंपीरियल कॉलेज लंदन की, वो ये कहती है कि इसको हल्के से न ले, क्योंकि पहले कई लोग कह रहे थे कि ये डेल्टा से कम खतरनाक है, लेकिन इस स्टडी ने ये कहा है कि ऐसा न माने और ये भी कहा है कि टीके से पहले डोज और दूसरे डोज से सुरक्षा जो मिलती है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बूस्टर बेहद जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सरीन जुड़ गए हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं ILBS के। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर सरीन। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह की एविडेंस आ रहे हैं या डेटा आ रहा है वो बड़ा ही कन्फ्लिक्टिंग है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। आप एज एन एक्सपर्ट क्या सोचते हैं ये सारा एविडेंस देखकर? देखिए, डिजीज की सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन या ICU में जाना लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद पता लगता है। तो जिन कंट्रीज के अंदर जैसे UK है, US है, जहां पे ये वायरस थोड़ा सा पहले पता लगा, वहां आप देखेंगे कि लोगों में हॉस्पिटल जाना या ICU में जाना लगभग बढ़ता जा रहा है। तो इसको अंडर एस्टिमेट करना कि ये माइल्ड है, इसमें सिम्टम्स कम है, थोड़ा सा प्रीमेच्योर रहेगा। और भारत के अंदर भी जब से पता लगा है धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। शुरू में हो सकता है माइल्ड हो, पर अगर आप 2 या 4 हफ्ता वेट करें और उसके बाद भी उसके अंदर हमें लगे कि हॉस्पिटलाइजेशन या ICU की जरूरत नहीं, तो हाँ, सर्टेनली भारत के लोगों में इसका असर कम माना जाए। बट एज ऑफ नाउ वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द एनिमी, द वायरस, एंड बी प्रिपेयर्ड। सिम्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक के अंदर ऑक्सीजन की ही कमी हो, पर हाँ, अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो सर्टेनली हमें हॉस्पिटलाइजेशन या ICU की तरफ देखना पड़ेगा। डॉक्टर, जिस तरीके से इस पर खबरें आई थी, इसके आकार को लेकर, इसकी संरचना को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के, उससे यही कहा जा रहा था कि इतने अगर इसमें बदलाव हैं, इतने म्यूटेशन हैं, तो इसे वैसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितने म्यूटेशन दिख रहे हैं और जितने रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बाद वैसे भी इस वायरस का क्या स्वरूप है उसको लेकर के सतर्क रहना जरूरी रहेगा। जैसे मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जितनी बार आपको अगर सपोज करिए पुलिस या सिक्योरिटी मिले और आप कपड़े बदलते रहें, तो ये बचने का एक तरीका। फिर कोई बार देखिए, फिर आप बचने के लिए अपना रूप बदलें। तो इस तरह से इस वायरस ने इतनी बार रूप बदला है कि बॉडी की जो पुलिस है, बॉडी की जो इम्यूनिटी है, बॉडी की जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उनको ये बच के फिर भी बॉडी में मल्टीप्लाई कर सकता है। इसीलिए बार बार ये कहा गया कि भाई जिन लोगों को 1 डोज लगी है, बल्कि 2 डोज लगी है, वो भी इतने सिक्योर नहीं है। इसीलिए हर बार ये लोगों को बताया जा रहा है। UK के अंदर तो मतलब ऑलमोस्ट मस्ट कर दिया है कि हर आदमी को जो 16 से ऊपर है उसको 3rd डोज लेनी, बूस्टर लेनी जरूरी है। पर उनके पास वैक्सीन का इतना स्टॉक था, उनकी एक तरह से प्लानिंग थी कि हमें बूस्टर देनी है। US के अंदर भी बूस्टर की जरूरत पड़ी। तो अगर इतने म्यूटेशंस हुए हैं, तो 2nd डोज जब लगी उन लोगों के अंदर, इवन mRNA वैक्सीन जिनको मिला, उसमें एफिकेसी करीब 19% रह गई। आपने बूस्टर लिया तो आपकी इम्यूनिटी करीब 53-55% हो गई। दूसरा, अभी का जो नया डेटा है, जो आपने पूछा भी था, कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखें जो इन्फेक्टेड हैं, वो डेल्टा से ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा है। और उनमें अगर हम सीवियर लोगों का प्रोपोर्शन लें तो हो सकता है उतने ही लोग सीवियर निकल आए जितने डेल्टा से हुए। और अगर डेल्टा से ज्यादा सीवियर निकलता है, जो 2 या 3 दिन पहले का एक नेचर का पेपर है, उसमें था कि अगर जिस तरह से वायरस फैल रहा है उससे लगभग 14 गुना ज्यादा हमें डर है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन या ICU की तरफ जा सकता है। ये एक एस्टिमेटेड मॉडलिंग है कि द वे द वायरस इज गोइंग, इट मे बी मेनी टाइम्स मोर सीवियर एंड द प्रॉब्लम्स कर सकता है डेल्टा के बजाय। तो आज भले ही हम लोग कहें कि नहीं है, पर मुझे अगर 2 या 4 हफ्ते के बाद का प्रेडिक्शन देना हो या जनवरी के एंड का प्रेडिक्शन देना हो, तो मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा,
बल्कि तैयारियां आईसीयू की, हॉस्पिटलाइजेशन की वैसी ही रखूंगा। सेकंड पार्ट जो बूस्टर वाला है, उसमें मेरा थिंकिंग तो क्लियर है कि वी शुड हैव बूस्टर्स एटलीस्ट अवेलेबल फॉर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। वो कौन देखेगा? मरीज अगर जाएगा डॉक्टर्स देखेंगे। कौन उनको लेके जाएगा? कौन उन लोगों की टेस्टिंग करेगा? उन सारे लोगों को अगर आप बूस्टर दे दें तो कम से कम उनमें हौसला रहेगा। अच्छा, आज आप बूस्टर देंगे तो कल एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। इट मे टेक 4 वीक्स एटलीस्ट फॉर द एंटीबॉडी लेवल्स टू गो अप। तो आज से हम तैयारी शुरू करें तो मिड जनवरी तक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स में थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उनके अंदर अगर इन्फेक्शन भी होगा तो वो इन्फेक्शन माइल्ड हो सकता है। होपफुली उनके अंदर इन्फेक्शन जो है ऐसा ना हो कि उनको हॉस्पिटलाइज खुद होना पड़े। वी डोंट वांट टू लूज डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स। वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव टू सेव देम। उन्हें बचाना है, इसलिए इन लोगों के लिए मुझे लगता है बूस्टर्स में हमें डिले नहीं करनी चाहिए। जी, इसमें कोई शक नहीं है और यही वजह है कि कई राज्य सरकारें अभी मांग भी कर रही हैं कि उन्हें बूस्टर हेल्थ केयर वर्कर्स को देने की इजाजत दी जाए। और सरकार ने खुद ही कहा है कि 31 करोड़ पर मंथ हर महीने का प्रोडक्शन हो चुका है। 2 महीने में 45 करोड़ डोजेस बनने लग जाएंगी। ऐसे में शायद वक्त आ गया है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रवीण चंद्रा भी जुड़ गए, जो कि चेयरमैन है कार्डियोलॉजी मेदांता मेडिसिटी के। शुक्रिया डॉक्टर चंद्रा। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, किस तरह का डेटा आ रहा है, कंफ्लिक्टिंग डेटा आता है। लेकिन अब हेल्थ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हम ओमिक्रॉन पे हमारी जो वैक्सीन हमने दी हैं वो कितनी कारगर रहेंगी, इसकी स्टडी करें और 1 हफ्ते में वो ये दावा करें कि इसके बारे में पता चल जाएगा। ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे पता चलेगा 1 हफ्ते के अंदर कि वाकई में ये इफेक्टिव है कि नहीं? देखिए, जिस तरह से आपने डिस्कशंस अभी कर रहे हैं हम लोग ओमाइक्रॉन के बारे में, और सबको क्लियर है कि भाई ओमाइक्रॉन में एक सबसे स्पेशल बात यह है कि ये बहुत ही ट्रांसमिसिबल वायरस है। ये थ्रोट में बहुत दिनों तक बना रहता है, बट द गुड पार्ट इज कि लंग्स के अंदर ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। इसके मतलब ये है कि इससे जो खतरनाक इफेक्ट्स जैसे कि डेल्टा में पाए गए थे, लास्ट सेकेंड जो हम लोगों का वेव आया था, वो चीज इसमें नहीं देखी जा रही है। और जो पेशेंट्स सिक भी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, इवन जो यूके में देखा गया कि बहुत कम लोगों की डेथ अभी तक हुई है, विच इज अ गुड साइन। बट द बैड साइन इज कि बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। एवरी 3rd डे ये डबलिंग हो रही है यूके के अंदर और देशों के अंदर। जैसे न्यूयॉर्क सिटी में भी बहुत सारे पेशेंट्स पाए गए क्योंकि पॉजिटिव थे। लेकिन जहां तक इसकी सिविरिटी का सवाल है, इसकी बैड इफेक्ट्स का सवाल है, वो अभी इतने ज्यादा नहीं देखेगा। और हमारे यहाँ देश में भी जो पेशेंट्स एडमिट हुए थे यहाँ पे दिल्ली के अंदर, उसमें भी देखा गया कि उनकी सिविरिटी ज्यादा नहीं थी। सो इसलिए ये जो हमारा अटेम्प्ट है कि ट्रीटमेंट के लिए, वो अभी मेनली प्रोटेक्शन पे है, प्रिवेंशन पे है, जिसके अंदर की वैक्सीनेशन, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बूस्टर डोज के बारे में बहुत सीरियस अब डिस्कशन होना चाहिए और तुरंत शुरू कर देना चाहिए, स्पेशली फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स। एंड आम लोगों को अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए और ज्यादा भीड़ में नहीं जाना होगा चाहिए। अभी जैसा कि जर्मनी ने अभी कर दिया कि वहां पे 10 लोगों की लिमिट कर दी अभी, चाहे वो वैक्सीनेटेड और रिकवर्ड पेशेंट्स ही क्यों ना हो। तो इसलिए अभी का टाइम है जिसमें कि हमें इसको प्रिवेंट करना है। और ये माना जा रहा है कि अगर हम अच्छे से प्रिवेंट कर लें तो हो सकता है कि 2022 में, जो आज अभी ये डिस्कशंस चल रहे हैं WHO और इनके, कि 22 तक हो सकता है पैंडेमिक खत्म हो जाए, अगर हम ये सिर्फ सिंपल स्टेप्स लेते हैं तो। बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर सरीन, इस चर्चा में ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जाते हुए अगर, क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं कि अब ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से लॉकडाउन की बातें होने लगी, कुछ कंट्रीज में सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। आपको क्या इस वक्त लग रहा है कि ऐसी स्थिति क्या पैदा हो सकती है? क्योंकि सबकी चिंता यही रहती है और आम आदमी यही सवाल पूछता है, अच्छा ये छप रहा है आजकल, तो क्या अब लॉकडाउन हो जाएगा? मैं एक और जो डॉक्टर प्रवीण ने कहा उसमें ऐड करना चाहूंगा पहले कि वायरस के लिए हम लोग एक स्यूडो वायरस बनाते हैं। सेल लाइन, किसी भी एक सेल लाइन में वायरस से स्यूडो वायरस बनाते हैं और जो एंटीबॉडीज बनी हैं उनको साथ उनको मैच कराते हैं। तो जो स्यूडो वायरस है अगर उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है एंटीबॉडी, तो लगता है कि हाँ भाई ये हमारा प्रोसेस ठीक है और ये एंटीबॉडीज इस वायरस पे काम करेंगी। और इस पे बहुत काम हुआ है, बहुत जगह लोगों ने ट्राई किया। इसी के बेसिस पे ये बताया कि अगर आपके पास
फाइजर की भी 3 डोजेज लगी हुई हैं, मतलब तीनों वैक्सीन लगी हुई हैं, बूस्टर लगी हुई है, उसके बाद भी ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। और अभी जो स्टडीज थोड़े दिन 2 दिन पहले न्यू इंग्लैंड में आई, उसमें सब में ये बताया गया है कि अगर आप इन्फेक्टेड भी हैं पहले और अब दोबारा आपने वैक्सीन भी ले ली है तो भी ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इन बातों का सिंपल मतलब ये है कि लॉकडाउन जो है वो सेल्फ लॉकडाउन चाहिए। सरकार लॉकडाउन करे वो तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और डिसीजन कंट्री के लेवल पर, लॉकडाउन आपको अपना करना है। ये मैं दोबारा से एक बार कहूंगा कि उससे बेटर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ना वैक्सीन है ना हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि इन्फेक्शन होने के बाद दी जा सकती हैं। तो एक बार ये वायरस का आपको डर, कमरे से बाहर निकले तो एक सिंगल और एक उसके ऊपर दूसरा डबल मास्क लगाएं और वो हमेशा कम से कम 2022 तक लगाए रखें। लॉकडाउन के लिए जितनी प्रक्रिया है तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की चिंता एक आम आदमी को नहीं करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, अगर मास्क लगा रखा है, वैक्सीनेशन ले रखी है तो आपके पास काफी सुरक्षा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। डॉक्टर सरीन आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन आपको जाना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि दिल्ली में भी बढ़ रहे जो मामले हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता है, ये हम सभी जानते हैं, और अब जब हमारे देश के शहरों में ये पहुंच चुका है तो हम अचानक से इसके फैलने की रफ्तार को देख भी रहे हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिन में 200 मामले सामने आए हैं, जिससे चिंता तो बढ़ी ही है। दिल्ली इस वक्त मुंबई के साथ सबसे ज्यादा केसेस यहां पर मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रा, जिनोम सीक्वेंसिंग हर एक केस की करने का अब दावा सरकार की तरफ से दिल्ली में किया जा रहा है, क्या इससे कोई मदद मिलेगी और क्या ये प्रोसेस, ये जो पूरी प्रक्रिया है जिनोम सीक्वेंसिंग की, क्या ये मैच कर सकता है पेस जिस तरीके से फैल रहा है ओमिक्रॉन? देखिए, ऐसा है कि जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था और ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी दोनों के जो क्षमता है डिजीज पैदा करने की, दोनों में फर्क है। तो इसलिए ये जानना जरूरी होगा कि हम कौन सी वाली डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं और किस तरह की ट्रीटमेंट, दोनों में अलग अलग थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर इन्फेक्टिविटी है उसके अंदर, कि इट कैन मूव वेरी फास्ट। तो इसमें जैसा कि देखा जा रहा है, इवन लंदन में या न्यूयॉर्क में एवरी सेकेंड डे डबल नंबर ऑफ केसेस होते जा रहे हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में अच्छी बात बस ये है कि इससे सिविरिटी ऑफ डिजीज बहुत ज्यादा नहीं देखी गई है। वहां पर भी जो टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी कम हुए हैं, और हमारे देश में भी जो केसेस हैं उनके अंदर उनको हॉस्पिटलाइज तो किया गया है कुछ लोगों को, लेकिन उनके अंदर सिविरिटी नहीं थी, किसी को वेंटिलेटर पर डालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसलिए अगर हम इस चीज को जान लेते हैं तो हम लोगों को ट्रीटमेंट करने में सुविधा हो जाती है, और आगे उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन करने के लिए कोई जो मॉडिफिकेशंस करने आगे वो भी किए जा सकते हैं आसानी से। तो इसलिए इनका जीनोम सीक्वेंसिंग करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो दवाइयां हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, वो देखा जा रहा है कि वो इनके अगेंस्ट उतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएशन आ गया है। तो इसलिए उनको अननेसेसरली देने का भी कोई यूज नहीं होगा ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के केसेस के अंदर। और ऐसे केसेस में शायद जो हम लोगों की अपनी इंडिजिनस दवा थी 2DG वाली, हो सकता है वो इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड नहीं थी। क्योंकि इसके अंदर जो ये एंटीबॉडीज हैं ये उतनी अच्छी काम नहीं कर रही हैं। तो इसमें प्रोटोकॉल में भी आप लोगों को मदद मिल जाती है अगर ये डॉक्टर, मेरे पास थोड़ा 1 ही मिनट रह गया, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाह रही हूँ कि अब जैसे हमने अमेरिका में सडनली देखा है कि 3% से 73% कुछ ही दिन में पहुंच गया, तो क्या इनसे हम कुछ सीख ले सकते हैं दूसरे देशों से? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी तेज है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे और अपने गार्ड्स को या अपने प्रिकॉशंस को बढ़ाना पड़ेगा। और जो मीटिंग्स इतनी ज्यादा, जो लोग आराम से लोग शादियां पार्टियां अटेंड कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तभी ये चीज रुक पाएगी। क्योंकि एक बार अगर ये शुरू हो गई तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। एंड स्पेशली शहरों में जैसे कि जो ट्रैवल करके लोग आ रहे हैं, ज्यादातर उन्हीं में ये चीज देखी गई है। तो इस सारी चीज को अगर हम किसी लेवल पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हो सकता है कि हम किसी मेजर जो इफेक्ट आने वाला है ओमिक्रॉन का, उससे बच सकते हैं। सही बात आपने कही। फेस्टिव सीजन है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा बचकर रहना होगा। शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए।
तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें, घर पे इस वक्त थोड़ा सावधानी बरतें, किसी से मिलें तो बाहर मिलें और मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।